Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel, welcome to the lecture number 11 of O Level Economic Lecture Series। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, यानी जो टूल्स हम सेंट्रल बैंक यूज़ करता है टू कंडक्ट मॉनेटरी पॉलिसी। पहली मेरी वीडियो में डिस्कशन हो चुकी हुई है डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, और उनके क्या फंक्शंस थे या मनी के क्या फंक्शंस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, उनके एमसीक्यूज भी डिस्कस हुए थे। तो आज की वीडियो में जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं सेंट्रल बैंक जब मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करता है, तो द टूल्स यूज बाय द सेंट्रल बैंक टू कंडक्ट मॉनेटरी पॉलिसी। सो बेसिकली दे आर 3 टूल्स: ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रिजर्व रिक्वायरमेंट, डिस्काउंट रेट। ये सब हैं क्या और कंडक्ट कैसे होते हैं, ये बहुत सिंपल है। और उसको अगर आप समझ लें कि उसमें हो क्या रहा है, इस एक्सचेंज रेट का जो एक फैक्टर है जो रिलेटेड, वो मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया इस वीडियो में। वो सबसे पहले एक एक्सचेंज रेट की वीडियो में जिसमें एक्सचेंज रेट होता क्या है, डिप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, वो मैं डिस्कस करके फिर मैं उसमें उसके साथ आपको लिंक करूंगी कि सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी में उसका क्या रोल होता है या उसमें कैसे वो इन्फ्लुएंस होती है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ टूल्स डिस्कस करेंगे, जो 3 अभी मैंने आपको बताए हैं कि वो कैसे सेंट्रल बैंक यूज़ करता है। अच्छा, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करने के, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एक टूल है जो आपका मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आपके पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, ठीक है। ये तो उसकी बेसिक होगी, लेकिन अब उसको हम समझते हैं कि हो क्या रहा है इस प्रोसीजर में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एसेट्स लायबिलिटी, ये कमर्शियल बैंक की बैलेंस शीट शो कर रही है, तो ओरिजिनल बैलेंस शीट। डिपॉजिट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लायबिलिटी में क्यों रखते हैं? क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास अगर आप पैसे रखवाएंगे तो वो उसकी लायबिलिटी है, उसने आपको वो डिपॉजिट वापस करना है। ऑन द अदर हैंड कमर्शियल बैंक में कुछ परसेंटेज, ये सेंट्रल बैंक कहता है कि उसको कुछ परसेंटेज एज रिजर्व्स रखने होते हैं। यानी अगर 10% होगा तो 10% ऑफ 400, तो 40 जो है आपके पास रिजर्व, जो भी परसेंटेज होगी उसमें ये रिजर्व्स निकल आए। बॉन्ड्स उनके पास जो इन्वेस्ट उन्होंने बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ में किए हैं वो 120 है, और इसी तरह उसकी 300 जो है उन्होंने लोन्स में दे दिए। जैसा पहले भी बात हुई थी, कमर्शियल बैंक का एक प्रोसीजर होता है कि वो डिपॉजिट्स लेती हैं, लोन्स देती हैं, इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर उनको मिलता, डिपॉजिट्स पे वो दे रहे होते हैं अगर सेविंग हो, और लोन्स पे उनको मिल रहा होता है। और यही जो है डिफरेंस, ये आपका मेजर कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट होता है। नेटवर्थ यहाँ पे कैसे, दोनों आप देख सकते हैं 300, 400, 460 और यहाँ पे 460। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी 460 माइनस 400 अगर हम करें तो ये आपके पास नेटवर्थ बैंक की आ जाती है। तो ये तो बेसिक हमने देख लिया कि आप कैसे उसको करेंगे, जो आपकी ओरिजिनल बैलेंस शीट है उसको हम कैसे देख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन कंडक्ट कर रहे हैं? सेंट्रल बैंक। अब यहाँ आप देख सकते हैं द सेंट्रल बैंक, और मैंने आपको शुरू में बता दिया था सेल एंड परचेज, ठीक है। अगर अब वो बाय बॉन्ड करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, दो बस ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सेंट्रल बैंक विल बाय द बॉन्ड्स और सेल द बॉन्ड्स, एंड व्हाट विल इट हैव इफेक्ट ऑन द मनी सप्लाई, ये हम देखेंगे, ठीक है। अब आपके पास अब दूसरे पे आप देख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स बाय करे, किससे करे? कमर्शियल बैंक से। अब उसने जब कमर्शियल बैंक से किए 120 माइनस 20 100 हो गए, तो इन रिटर्न उसको कुछ अमाउंट मनी, पैसे मिले। अगर उसने बॉन्ड्स दिए कमर्शियल बैंक ने तो उसको इन रिटर्न उसको बैंक ने, कमर्शियल सेंट्रल बैंक ने उसको जो उसकी सिक्योरिटीज़ के या बॉन्ड्स के अगेंस्ट जो पैसे, वो 40 + 20 उसके रिजर्व्स में ऐड हो गए, वो 60 हो गए, ठीक है। और बाकी बैलेंस शीट उसी तरह है। अब हुआ ये कि देखें, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रल बैंक की कि उसने कमर्शियल बैंक को कहा है कि आपने जैसा 10% है, तो आपने एक सर्टेन अमाउंट जो है वो रखनी है रिजर्व्स में। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट से कमर्शियल बैंक को पूरी करनी ज़रूरी होती है। लेकिन अगर उससे एक्सेस हो, एक्सेस रिजर्व, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 हो गए थे, 40 रिक्वायरमेंट थी, 60 थे। अब इसकी मर्जी है कमर्शियल बैंक की कि वो उसको रखे या एक्सेस रिजर्व्स को, या आगे वो उसको लोन में भी दे सकता है। तो इन रिटर्न क्या हो रहा है कि बैंक जो की तरफ से वो रिजर्व्स कम करके 40 जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करके और सिंपली आपके लोन्स जो हैं वो बढ़ा दिए। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में अगर आपका सेंट्रल बैंक, जैसा यहाँ पे हमने देखा, सेंट्रल बैंक अगर आपका, इफ़ सेंट्रल बैंक बाइज बॉन्ड्स, तो उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट आएगा? आपके जो है
वो बेसिकली आपके एक्सेस रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं। एक्सेस रिजर्व्स की वजह से आपके लोन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। जब लोन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये एक जो हम कह रहे हैं ना मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, यानी मनी सप्लाई को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते क्यों है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली मनी सप्लाई आपकी जब लोन्स इंक्रीज़ हुए, लोगों ने कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन्स दे रहा है, सर्कुलेशन में ज़्यादा लोन्स आ रही हैं, तो मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज़ होगी। तो दिस इज़ द वे हाउ द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द मनी सप्लाई। अब इसकी नेक्स्ट मूवमेंट भी हम देख लेते हैं, वो भी इतनी सिंपल है कि अगर वो सेल करे, ठीक है, पहले हमने कहा ना ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बाइंग और सेलिंग दोनों हो रही है बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। दोबारा आ जाते हैं उसी बैलेंस शीट के ऊपर। ये तो मैं सारा आपको उसी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डिपॉजिट्स हैं, रिजर्व्स हम रखते हैं और जो भी उसका था। अच्छा, अब द सेंट्रल बैंक्स, अब यहाँ पे चेंज किया हुआ है कि सेल्स बॉन्ड्स टू द बैंक। अब देखिए, अगर वो बॉन्ड्स ले रहा है कमर्शियल बैंक तो उसके बॉन्ड्स ऐड हो गए 120 प्लस 30 150। और जाहिर बात है कैसे अगर वो बॉन्ड्स दे तो उसके रिटर्न सेंट्रल बैंक को पैसे देगा, जिसकी वजह से जो अब रिजर्व्स हैं वो आपके डिक्रीज़ हो गए 10 पे। अब इन एडिशनल जो है, अगर इस सिचुएशन में आपके पास जो मेंटेन करना है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट 40 थी, उसको मेंटेन अगर कमर्शियल बैंक ने करना है तो वो कैसे करेगा, वो अपने लोन्स वापस रिटर्न करेगा जो कॉल इन कर सकता है, और जो 300 माइनस 30, और उसको ताकि वो अपनी रिजर्व रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। तो अब इस केस में क्या हुआ है कि जब सेंट्रल बैंक अगर वो सेल करेगा बॉन्ड्स टू द कमर्शियल बैंक, तो उसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है कि आपके रिजर्व्स डिक्रीज़ हो रहे हैं और उसकी लोन्स डिक्रीज़ होंगे, और लोन्स डिक्रीज़ होंगे तो आपकी मनी सप्लाई डिक्रीज़ होगी। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा जिस तरह अब कुछ है कि अगर आपके पास एक्सेस रिजर्व्स, उसकी मर्ज़ी है अगर वो ना दे, जैसे लास्ट में हमने देखा था एक्सेस रिजर्व्स हो गए थे, अगर बैंक नहीं देना चाह रहा, इट्स अल्टीमेटली फाइन कि अगर बैंक कमर्शियल बैंक नहीं कर रहा उसकी वजह से वो इम्प्लीमेंटेशन उस तरह होगी या नहीं होगी। अभी हम वो चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी प्रैक्टिकल होती है, लेकिन जो थोरेटिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, अब वो हम डिस्कस करें कि होता क्या है मॉनेटरी पॉलिसी की। जब हम टूल्स की बात करते हैं जो आपके कॉन्टेंट में भी है कि आपको जब क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड, तो आपको ये आइडिया होनी चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी सब कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, और वो क्यों होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो इन्फ्लेशन कैसे होती है वो भी हमें एक दो लाइंस एंड में उसको भी डिस्कस करूंगी। लेकिन सबसे पहले ये हमारा पहला टूल था जिसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और वो इतना ही सिंपल है जिस तरह डिस्कस किया गया है जिस बैलेंस शीट के साथ। अच्छा, अब आपके पास सेकंड जो आ जाता है, अगर उसको हम देखें, जो आपका क्या कहते हैं सेकंड जो वो आपका टूल है वो है रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, अभी मैंने रिजर्व रिक्वायरमेंट की बात भी की है। रिजर्व रिक्वायरमेंट ये है कि सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को ये कहता है कि एक रिजर्व उसने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज, ठीक है, इस रिजर्व्स में रखना है। फॉर इंस्टेंस 10% है, 20% है, वट एवर इट इज़। और वो क्यों होता है, फॉर लिक्विडिटी पर्पस। मैंने पहले भी ये डिस्कस किया था मनी बैंकिंग में कि लिक्विडिटी पर्पस क्या है कि अगर आपके पास लोग आ जाते हैं और आपके पास कैश होना चाहिए बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास, तो इस वजह से वो कुछ ये नहीं कि वो सारे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दें या वो लोन्स दे दें, तो वो कुछ परसेंटेज डिपॉजिट्स का एज रिजर्व रखते हैं, विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक। अब अगर इस रिक्वायरमेंट को अगर आपके पास जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अगर 1000 डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, तो 10% अगर हम उसका करें डिपॉजिट्स का, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, आपके पास 100 आपने रिजर्व्स में रखना है, बाकी 900 वो लोन्स में या जो भी इन्वेस्टमेंट आपका कमर्शियल बैंक कर सकता है। अब अगर इस रिजर्व रिक्वायरमेंट को वो बढ़ा देता है सेंट्रल बैंक, अगर आपका 10 से 20% हो जाता है, ठीक है, अगर 10 से ये 20% हो गया, तो अब क्या आपके पास रिजर्व रिक्वायरमेंट हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000, ठीक है, तो आपके पास 200 जो है रिजर्व रिक्वायरमेंट है। अगर 200 आपके पास रिजर्व रिक्वायरमेंट है तो आपने रिजर्व्स 200 रखे, तो बाकी आपके पास क्या है 800 जो आप लोन्स में दे सकते हैं।
तो ये इससे भी आप देखिए मनी सप्लाई कंट्रोल हो रही है कि जब आपके पास रिजर्व रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ की आपने, तो उसकी वजह से आपकी रिजर्व रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ की वजह से जो ये लोन्स की अमाउंट है वही डिक्रीज़ हो गई। जब लोन्स जो आपके अब ज़्यादा आप अमाउंट रिजर्व में रख रहे हैं, जब लोन्स की अमाउंट डिक्रीज़ हो गई तो उसकी वजह से आपकी मनी सप्लाई जो है, ठीक है, वो एमएस को मैं मनी सप्लाई के लिए यूज़ कर रही हूँ, मनी सप्लाई आपकी डिक्रीज़ होगी। सो इस और वाइस वर्सा अगर हम रिजर्व्स को परसेंटेज को अगर हम कम कर देंगे तो लोन्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। सो ये दूसरा मेथड था जिसको हमने देखा टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। थर्ड जो है जिसको हम कहेंगे डिस्काउंट रेट, ठीक है। डिस्काउंट रेट क्या रेट है, जो एक रेट जो सेंट्रल बैंक चार्ज करता है कमर्शियल बैंक्स को टू गिव लोन्स, ठीक है। अगर वो डिस्काउंट रेट या इसको हम बैंक रेट भी कह सकते हैं, अगर वो सेंट्रल बैंक इंक्रीज़ कर देता है तो ज़ाहिर बात है कमर्शियल बैंक उससे लोन जो भी अगर कुछ इस तरह का हो तो वो उसके कमर्शियल बैंक्स के जो लोन्स है फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, ठीक है, फ्रॉम द सेंट्रल बैंक वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। अगर वो डिक्रीज़ हो गए, ठीक है, तो उसकी वजह से और फिर जब आपके पास लोन्स कमर्शियल बैंक भी अपने जो है इंटरेस्ट रेट वो इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से जो अल्टीमेटली लोन्स जो इकॉनमी में जा रही हैं लोगों के पास वो भी डिक्रीज़ हो रही हैं। तो जब लोन्स डिक्रीज़ हो जाएंगे तो उसकी वजह से आपकी मनी सप्लाई डिक्रीज़ होगी। तो ये जो सिंपल ये जो चीज़ें हैं मनी सप्लाई का इंक्रीज़ होना और डिक्रीज़ होना जो हम देख चुके हैं, ये क्या ये जो हमने ये चेन अभी देखी, ये सिंपल 3 टूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि हाउ द मनी सप्लाई विल बी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक, ठीक है। अच्छा, अब एक थोड़ी सी और आपको ये बता दूं कि यहाँ पे देखिए अभी जो टूल्स होती हैं वो ये बताते हैं कि आप टूल्स को यूज़ करके मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़, ठीक है। अगर आप इंक्रीज़ हो रही है मनी सप्लाई तो उसको हम कहेंगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और अगर वो डिक्रीज़ हो रही है तो उसको हम कह देंगे, अगर मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक डिक्रीज़ कर रहा है तो हम कहेंगे कौन सी पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है कि आपके पास मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना एक्सपेंशनरी, तो देखें एक्सपेंशनरी के लिए हमने तीनों टूल्स में देखा कि अगर आपने मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो आप कंडक्ट करें एक्सपेंशनरी, तो आप कैसे बढ़ाएंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू या रिजर्व रिक्वायरमेंट के थ्रू, और उसको देख लेंगे कि क्या आपने करना है जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह अगर सेंट्रल बैंक ने कम करनी है और तो वो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो इसके अलावा जब हम ये देखते हैं कि देखें अगर आपके पास, मैं लोन मार्केट की बात करूँ, ठीक है, जैसा हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई के देखे थे कि आपके जो है अगर मैं लोन मार्केट में डिमांड कर्व और सप्लाई है तो अगर आपकी जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी उसकी वजह से आपकी सप्लाई ऑफ लोन्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज़, ठीक है। जब उसकी वजह से आपका, और हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, जैसा अगर हम जब इसकी दो डिमांड और सप्लाई की लोन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास उसकी प्राइस क्या है, अगर आपको याद हो हम प्राइस यहाँ पे लेते हैं और डिमांड और सप्लाई यहाँ पे, तो लोन्स की प्राइस क्या है आपके पास, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो जब हम इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट आपके पास, जब हम ऐसा कोई भी ले रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट आपके पास आ गया, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई आपकी लोन्स की। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से आपके पास जो लोन्स की सप्लाई है, लोन्स की सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होगी। जब भी लोन्स की सप्लाई इंक्रीज़ हुई तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है डिक्रीज़ हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर हम कॉन्ट्रैक्शनरी की बात करें तो उसकी वजह से आपके पास जो है वो सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। अगर आपके पास सप्लाई कम हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शनरी की वजह से आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब ये जो चीज़ मैंने आपको, अब देखें ये मैं आफ्टर इफेक्ट एक किस्म का आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है, यानी किसी भी वजह से सेंट्रल बैंक ने कोई टूल अप्लाई किया जिसमें से रिजर्व रिक्वायरमेंट हो सकता है, ओपन मार्केट हो सकता है, डिस्काउंट, उसकी वजह से मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर दिया। मनी सप्लाई को जब इंक्रीज़ किया उसकी वजह से आपकी ऊपर मैं आपको ग्राफ में बता चुकी हुई हूँ कि इंटरेस्ट रेट्स
डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले ग्राफ में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अब आफ्टर, ये नहीं है कि इस इंटरेस्ट रेट की मनी सप्लाई की इंक्रीज़ होने की वजह से भी इंटरेस्ट रेट्स आपके डिक्रीज़ हुए। इंटरेस्ट रेट्स आपके डिक्रीज़ होते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई, आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई तो आपके पास एग्रीगेट डिमांड जो है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हुई और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई। तो मनी सप्लाई जब भी इंक्रीज़ हो रही है तो उसका एक इफेक्ट होता है कि आपकी प्राइसेस हाइक कर रही है, इन्फ्लेशन है। तो कभी भी इकॉनमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो तो सेंट्रल बैंक, ठीक है, आप जब भी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन वो कौन सी पॉलिसी यूज़ करेगा, कॉन्ट्रैक्शनरी, जिसमें मनी सप्लाई को डिक्रीज़ किया जाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई के डिक्रीज़ होने, यही अगर हम चेन बना दें तो वो आफ्टरवर्ड्स रिजल्ट करेगी डिक्रीज़ इन प्राइसेस में। तो ये एक चीज़ है कि जो ओवरऑल हम देखते हुए आए हैं कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज है तो उसका जो एडवर्स इफेक्ट है दैट कुड हैव इंक्रीज इन प्राइसेस, और अगर उसको कंट्रोल करना हो, अब इधर मैं उस डिबेट में नहीं जा रही कि ये वाकई में इफेक्टिव होता है, जो पॉलिसी प्रैक्टिकली अप्लाई की जाती है तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, वो एक अलग डिबेट है। बट हेयर वी हैव जस्ट डिस्कस्ड कि टूल्स क्या हैं, और अगर टूल्स के बाद जब मनी एक दफ़ा एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो उसकी वजह से हम कैसे उसके आगे से क्या उसका फ़र्क पड़ता है। So this was a discussion about the monetary policy, जो tools यूज होते हैं monetary policy के by central bank, और इसमें से जैसा मैंने आपको लॉजिकली बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और वो अगर आपको उसकी इक्वेशन पता है कि रिजर्व रिक्वायरमेंट या मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह वो यूज़ हो रहे हैं टूल्स को, तो MCQ सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि किस तरह आपने MCQ, कुछ MCQs मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक दैट।